अरे कौन किताब से करवाते हैं, देख रहे हैं ना, इतना दिन खत्म हो गया तब वो कर रहे हैं, कौन किताब से करवाते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरा कारतूस या एनफील्ड राइफल का प्रयोग। 1857 क्रांति से पहले कौन राइफल का उपयोग होता था? ब्राउन बैस। कहते हैं एनफील्ड राइफल में किसका माने किसके चर्बी से कारतूस बनाया गया था? गाय और सुअर का। 1857 के क्रांति का बिगुल माने शुरुआत कौन किया था? मंगल पांडे। 1857 क्रांति के दौरान जब बंदूक गोली चलाने से इनकार कर दिया मंगल पांडे, तो जब दबाव दिया जाने लगा तो मंगल पांडे गोली किसको मारा? लेफ्टिनेंट बाज को गोली मारा था, याद रखिएगा। मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाज को गोली मारा था, उसी वजह से पकड़ कर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। तो मंगल पांडे को डेट के साथ फांसी कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857। आगे बताएंगे मंगल पांडे कौन नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सदस्य थे? 34वां नेटिव इन्फेंट्री बंगाल के सदस्य थे ना। 1857 क्रांति शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857 को। कहां से शुरू हुआ? कौन राज्य में मेरठ है? उत्तर प्रदेश। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन। पामस्टन किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के थे। माने अंग्रेज लोग भारतीय सेना को अपने सैनिक में शामिल करना कब शामिल किया था? 1748 ईस्वी में। बताएंगे 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 क्रांति जांच के लिए मामला में कौन आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना और अंग्रेज सेना के बीच अनुपात बताइए। माने 2 गो अगर भारतीय सैनिक है तो 1 अंग्रेज बंगाल में, और महाराष्ट्र में कितना? 5 भारतीय तो 2 अंग्रेज। ठीक है, बताएंगे भारतीयों को सेना में ऊंचे सबसे पद कौन सा प्राप्त होता था? सूबेदार। सूबेदार से हाई पोस्ट कोई प्राप्त भारतीय सेना को नहीं होता था। बताएंगे हीरोज ने किसके वीरता से प्रभावित होकर कहा कि हिंदुस्तान में अकेली मर्द हमको नजर आई है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का गोद लिए दत्तक पुत्र का, जब गोद लिया उसको दत्तक पुत्र कहते थे। गोद लिए दत्तक पुत्र जो अल्पायु था, नाम क्या था? दामोदर राव। कर रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या छबीली ना। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व की थी 1857 क्रांति में? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। कर रहे हैं? ठीक है। 1857 क्रांति आंखों देखा हाल कौन मशहूर उर्दू गायिका सुनाई है, बताई है? मिर्जा गालिब। ठीक है। 1857 क्रांति का मशहूर आंखों देखा हाल सुनाने वाले मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? बादशाह जफर या द्वितीय मुगल बादशाह, अंतिम बादशाह था वो। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति को कौन कहा? वीर सावरकर। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा? डिजरायली। 1857 क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह था कौन कहा? लॉरेंस असीले। ठीक है। 1857 क्रांति हिंदू और मुसलमान का अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र है कौन कहा? क्वेश्चन समझ में आया ना? 1857 का क्रांति अंग्रेज के खिलाफ हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र कौन कहा था? आउटरम टेलर। ठीक है। 1857 के क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है कौन कहा? पियर होम्स। 1857 के क्रांति धर्मांधों का
ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। कौन कहा? LER रीज, खाली रीज याद रखिए। 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था? अब विद्रोह दबा कौन रहा था? निकलसन। जब मारा गया तो कौन विद्रोह दबाया? हडसन। निकलसन, हडसन याद रखिए। कानपुर में 1857 विद्रोह कौन किया था? नाना साहब का मूल नाम क्या है? धुंधुपन। सैनिक नेतृत्व कौन कर रहे थे कानपुर में? टोपे टोपे। 1857 में कानपुर में विद्रोह कौन दबा रहा था? कैंपबेल। सही, कैंपबेल। 1857 में लखनऊ में विद्रोह कौन किया था? बेगम हजरत महल। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की पत्नी। ठीक है। 1857 क्रांति में लखनऊ विद्रोह कौन दबा रहा था? लॉरेंस और कैंपबेल। 1857 क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व विद्रोह में कौन किया? लियाकत अली। विद्रोह कौन दबा रहा था? कर्नल नील। 1857 में जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। मृत्यु के बाद शेष समय के लिए अमर सिंह, इनके भाई ना। 1857 में जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। बिहार का नेतृत्व? आरा से नेतृत्व कुंवर सिंह। 1857 में पटना का नेतृत्व कौन किया? 1857 में पटना से नेतृत्व कौन किया? पीर अली। पीर अली। 1857 में बरेली का नेतृत्व कौन किया? खान बहादुर खान। 1857 में जगदीशपुर विद्रोह कौन दबा रहा था? जगदीशपुर आरा बिहार विद्रोह कौन दबा रहा था? तो बताइए। टेलर आयर। ठीक है। 1857 में फैजाबाद का विद्रोह नेतृत्व कौन किया था? अहमद उल्लाह। ठीक है। विद्रोह कौन दबा रहा था? कर्नल नील। ठीक है। फतेहपुर से नेतृत्व कौन किया था 1857 में? अजीमुल्लाह। विद्रोह कौन दबा रहा था? जनरल रेनाड। ताकत टप्पे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनको कौन सजा मिला था? फांसी की सजा। इनका मित्र ही पकड़वा दिया था। इनका मित्र से ही पकड़वा दिया था बुला के। दफनाया कहाँ गया बेगम हजरत महल को? काठमांडू में। हम लोग का हेडिंग है पेज नंबर 4949 है, और हेडिंग आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य होगा। भारत का आजादी में क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहा प्रश्न, वो सब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए सन्यासी विद्रोह कहते हैं। सन्यासी विद्रोह पहली बार अंग्रेज के विरोध हुआ कब हुआ था? 1760 से 1800 ईस्वी। और नेता कौन थे? केना सरकार। अंग्रेज के अगेंस्ट किया गया पहला संघर्ष 1760 से 1800 नेतृत्व किया केना सरकार, जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। एक लाइन में कहा था कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन सा पुस्तक में है? आनंद मठ में। लेखक कौन है इसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये चट्टोपाध्याय का, एक ही बात है। अगला पॉइंट, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किया। भारतीय सुधार समिति का स्थापना कौन किया और कब किया? 1887 में दादा भाई नौरोजी। कहाँ किया था? इंग्लैंड में। अगला पॉइंट, 1887 ईस्वी के बाद ही ब्रिटिश सरकार का रुख अंग्रेज के प्रति कठोर होता चला गया। एक्चुअल में 1885 में 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला के संत कहे जाने वाले एओ स्थापना किए थे, संस्थापक थे। तो एओ संस्थापक थे। तो हुआ क्या कि एओ जब स्थापना कर दिए तो उस समय कांग्रेस संगठन में कोई खास बड़ा नहीं था। अंग्रेज को लगा कि छोटा संगठन होगा, इस सब तो भुलवा कर रखेंगे कि आज मांग आप लोग कर देंगे, नहीं देंगे, बुला कर रखले रहेंगे। लेकिन देखते देखते इतना बड़ा ही संगठन हो गया कि अंग्रेजों के लिए पॉइजन साबित होने लगा। अगर इन लोग आजादी मांग कर देगा तो पूरे देश इस संगठन में शामिल है, हम लोग के भागना पड़ जाएगा। इसीलिए 1887 से अंग्रेज लोग कांग्रेस के प्रति क्या कर दिया? नजरिया बदल दिया, रुख कठोर होता चला गया। माने कांग्रेस को देखना नहीं चाहता था अंग्रेज। कब से? अगला पॉइंट आ जाइए।
नौरोजी और वाचा ने धन निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। एक लाइन में कहेगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कौन लिखा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक दादा भाई नौरोजी है। इस पुस्तक में पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। कौन? दादा भाई नौरोजी। पहले प्रारंभिक में भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उदारवादी थे, जो नरम दल के थे, उन लोग के लगता था कि अंग्रेज भारत में शासित कर रहा है तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासक के द्वारा भारत शासित हो रहा है। इसका मतलब कि भारत में अगर अंग्रेज शासन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इन लोग को भी समझ में आने लगा कि अंग्रेज लोग तो भारत का सिर्फ शोषण कर रहा है, यहाँ स्पंज की तरह डुबा रहा है, यहाँ से रस चीनी का चाशनी डुबा रहा जाके निचोड़ दे रहा है। इंग्लैंड में धन निष्कासन, सारे खजाना यहाँ से खाली करने लगा, इंग्लैंड में ले जाने लगा। तब रुख जो है कि इन लोग का थोड़ा सा अंग्रेज के प्रति कठोर होने लगा, भारतीयों का जो उदारवादी थे, जो नरम दलपंथी के लोग थे, है ना। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिए कि भारत से धन ले जा रहा है और जाकर वहां ब्रिटेन में रख दे रहा है, यहाँ से रसमलाई डुबा रहा है, स्पंज डुबा रहा है, ले जाकर वहां निचोड़ दे रहा है इंग्लैंड में। मतलब कि धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दे दिए? दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे 1892 में। कहे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? लिबरल पार्टी से। कब चुनाव लड़े थे? 1892 में। चुनाव जीत भी गए थे। क्लियर है? पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य भारतीय नहीं बनते थे, पहली बार यही जीते वो बने। तो कहे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जीत के न बने। अगला आ जाइए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया। डेट के साथ याद रखिए, बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ? कहीं 19 जुलाई 1905 मिलेगा, कहीं 20 जुलाई 1905 मिलेगा। प्रायोरिटी आपको 20 जुलाई 1905 को देना है ना। किसके समय? तो लॉर्ड घोषणा कर दिया। आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं आज और भारत देख रहे हैं, बांग्लादेश मान के ये वाला देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं। भारत का जो पश्चिम बंगाल है उस समय डायरेक्शन दोनों एक ही में था, लेकिन 1905 में कहा कि पश्चिम बंगाल इधर होगा, पूर्वी बंगाल पूरब की ओर होगा। इसीलिए पश्चिम बंगाल का नाम क्या पड़ गया है? पश्चिम बंगाल। कारण कि बांग्लादेश इसके पूर्व में था, पूर्वी बंगाल हो गया, जो आज बांग्लादेश हो गया। फिर भी भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य है अभी भी नाम उसका पश्चिमी बंगाल है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार वर्तमान में मौजूदा क्या की है कि अपना राज्य का नाम परिवर्तन के लिए विधानमंडल से पारित करके संसद को दे दी है कि हमारे राज्य का नाम मतलब कि पश्चिम बंगाल नहीं बांग्ला किया जाए। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है विधानमंडल के सिफारिश पर। तो विधानमंडल की सिफारिश पर संसद किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है तो संसद कर सकता है, अभी हुआ नहीं है। बांग्ला कर दिया जाए, कारण कि पश्चिम में है भी नहीं और पश्चिम बंगाल भी कह रहे हैं। तो बंगाल विभाजन हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अंग्रेजों को बंगाल विभाजन करने का मंशा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था बांग्लादेश जो भी बना, और क्षेत्र थोड़ा हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो हुआ कि बांट देंगे तो इन लोग आपस में झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करेंगे दो कंपटीटर हो जाएंगे, तो हम लोग फूट डाल लेंगे और फिर राज करेंगे, जो शुरू से अपना रहे हैं। कभी पूर्वी बंगाल को मदद कर देंगे, कभी पश्चिमी बंगाल को मदद कर देंगे। यानी आपसी में अगर ना एकता रहेगा ना आजादी मिलेगा। लेकिन लॉर्ड कर्जन के विरोध में रोड पर बंगाल में लोग उतरे, आंदोलन करने लगे कि विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध करके कहे कि हम लोग सांस्कृतिक सभ्यता सब एक है, बंगाल बांटने से नहीं होगा, हम लोग सभी एक हैं। आंदोलन चला है जिसका नाम पड़ा स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया कि हम लोग 7 अगस्त 1905 को घोषणा हो गया कि स्वदेशी आंदोलन हम लोग चलाएंगे, जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में होगा, विरोध में होगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा हो गया था 20 जुलाई को बंगाल विभाजन, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, माने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बंट गया। क्लियर है?
इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। सब लोग शोक मनाए कि बांट दिया गया। नहीं होता कि अगर घर घर में कभी कभी अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, अगर भाई भाई का बंटवारा हो गया तो शोक मनाएंगे, खाना लोग नहीं खाएंगे कि यार भाई के साथ बंटवारा हो गया है, परिवार के साथ बंटवारा हो गया है, और कितना पार्टी देंगे कि भले बटा गया है। तो मतलब यह हुआ कि जो समय आजादी का मांग था और शोक पूरा बंगाल में मनाया गया, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में कि बांट दिया गया है, इसलिए, है ना। आगे स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम नारा लगाए गए, विभाजन नहीं चाहिए नारा लगाए गए, और बंगाल एक है नारे लगाए गए। आंदोलन पूरा उग्र रूप ले लिया, आंदोलन चलने लगा। तब देखिए कांग्रेस को तोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं लोग से, देखिए पहले लॉर्ड डफरिन कह रहा है, सोच रहा कि किसी तरह से कांग्रेस को तोड़ दे। कांग्रेस को बंगाल तो विभाजन कर ही दिए, कांग्रेस को अगर तोड़ देंगे तो फिर उतना बड़ा संगठन हिंदुस्तान में नहीं होगा, और उतना बड़ा संगठन नहीं होगा तो आजादी का मांग करबो करेगा तो दबा देंगे। डफरिन क्या कह रहा कि कांग्रेस केवल सुंदरसी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। एक लाइन में कहता कि कांग्रेस केवल सुंदरसी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। किसका कथन है? लॉर्ड डफरिन का। कर्जन का देखिए क्या कथन है। कर्जन कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। कौन कह रहा? कर्जन। अरविंद घोष फिर गुस्सा के आके कह रहे हैं, कारण कि अरविंद घोष गरम दल के थे, नरम दल वाला अपना हिसाब से आंदोलन चलाना चाह रहा था। कह रहा था कि कांग्रेस माने अंग्रेज को हम भगाएंगे नहीं, स्वेच्छा से जाना है तो जाए, हम कष्ट देकर रुसवा करके उन्हें भेजना नहीं चाहते हैं, प्रेम से भेजना चाहते हैं। अगर अंग्रेजों को जाना है तो अपना देश को जा सकते हैं। अरविंद घोष गुस्सा के कह रहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, टीबी रोग से मरने वाला है, खास खास के पुराना हो गया है अभी, तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कौन कहा? अरविंद घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए आप जानते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार विवाद हुआ 1939 में। पहले 1938 में जैसे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे हरिपुरा गुजरात में। 1939 में लोग फिर चाहे कि एक बार फिर सुभाष सब बना दिया जाए अध्यक्ष। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश में गांधी जी विरोध किए थे। गांधी जी कहे कि नहीं, पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए। पहली बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, वोट मिला ज्यादा, सुभाष चंद्र बोस को जीत गए, हार गए पटाभी सीतारामैया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये रुसवा मंजूर नहीं था कि गांधी जी नाराज होंगे और हम अध्यक्षता करें। त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1 मई 1939 को, और त्यागपत्र दिया तो शेष समय के लिए अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया, अध्यक्षता किए। बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहा है कि कांग्रेस के लोग पदों का भूखे रणनीतिज्ञ हैं। अगला पॉइंट आ जाइए। नोट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। संजीवनी पत्र है कृष्ण कुमार का, जो क्रांतिकारी भरी आवाज है, माने लोग पत्र पत्रिका से लोग जागरूक करते थे लोगों को। उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने का पहली बार बात किया गया था 1905 में। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता। स्वदेशी आंदोलन है लेकिन डेल्टा एरिया, डेल्टा समझ में आपको आ रहा होगा, बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां है वो डेल्टा बनाती है। जो गहराई एरिया, जो नजदीक तटवर्ती एरिया है, उस एरिया में आंध्र प्रदेश का जो इलाका है तटवर्ती लगा, किस नाम से स्वदेशी आंदोलन को जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज का मांग प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया है, लोग पूरा फॉर्म में आ गए हैं। एकदम गरम दल वाले कह रहे हैं कि आंदोलन हम अंग्रेज को भगा के मानेंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे। नरम दल वाले कह ले कि अंग्रेज को भगाने का नहीं, मन होगा तो स्वेच्छा से जाएंगे। दोनों का विवाद हो गया कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल। गरम दल अपना तरीका से आंदोलन चलाना चाहते थे कि भारत को बांटने वाला अंग्रेज कौन होता है, और नरम दल वाले अपना हिसाब से चला रहे थे, अपना हिसाब से चलाना चाहते थे। उन लोग कहते थे कि अंग्रेज लोग जाना है तो जाए, हम लोग भेजेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों का विवाद हो गया तो हुआ कि भाई विवाद रुके कैसे, दोनों का फिर विवाद अगर बढ़ गया तो आजादी मिलने से आ जाएगा। हुआ कि ठीक है, दादा भाई नौरोजी को 1906 का कोलकाता में वार्षिक अधिवेशन होना है, अध्यक्षता बना दिया जाए, उनका बात कोई नहीं टालेगा। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर ली 1906 में। पहली बार स्वराज का मांग प्रस्तुत किया वही दादा भाई नौरोजी। एक्चुअल में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग याद रखिएगा, शिवाजी किए थे।
उनका स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। मुगल काल में शिवाजी स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग शिवाजी किए, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी किया। 1895 में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव के दौरान स्वराज शब्द का प्रयोग किए। महात्मा गांधी भी स्वराज शब्द का प्रयोग किए हैं, दादा भाई नौरोजी भी स्वराज शब्द का प्रयोग किए हैं, दयानंद सरस्वती भी स्वराज का प्रयोग किए हैं। लेकिन सबसे पॉपुलरिटी जो स्वराज का मांग हुआ कांग्रेस के एकदम पूरा दुनिया को बताते हुए, वो हुआ 1906 कोलकाता अधिवेशन में। इसीलिए स्वराज का प्रयोग कौन किया था? तो दादा भाई, ज्यादा पॉपुलरिटी के कारण। दादा भाई नौरोजी 1906 में अध्यक्षता किए तो नरम दल गरम दल बट नहीं सका 6 में। कारण की मानते रिस्पेक्टेबल आदमी थे दादा भाई नौरोजी, सबसे वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते दादा भाई नौरोजी को, वृद्ध व्यक्ति कहते दादा भाई नौरोजी को। तो इनका बात कोई टाला नहीं। कांग्रेस नरम दल गरम दल में बटाया नहीं, लेकिन मन में तो गांठ पड़ गया ना। फिर 1907 में वार्षिक अधिवेशन सूरत में हो रहा था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में 1907 में हो रहा। वहां रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे हैं अधिवेशन का। स्टेज पर चढ़ के फिरोज शाह मेहता वगैरह सब भाषणबाजी कर रहे हैं कि गरम दल वाले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आंदोलन चलाने का तरकीब नरम दल की तरह होना चाहिए, ये सही है। गरम दल वाले जूता चप्पल स्टेज पर फेंकने लगे। जूता चप्पल जब स्टेज पर फेंकाने लगा तो हाथ जोड़ करके कहे कि ठीक है बांट लीजिए। नरम दल और गरम दल बट गया कांग्रेस का। 1907 सूरत अधिवेशन अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए तो वहीं बट गया। नरम दल और गरम दल, वही उदारवादी और अनुदारवादी के बीच बट गया कांग्रेस। क्लियर है? तो स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीका को लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन उग्रवादी गरम दल, उदारवादी नरम दल, 2 दल विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बंगला भाषा में अमार सोनार बंगला का कुछ अर्थ होता होगा, जैसे हो सकता है कि सबसे प्यारा हमारा बंगला, कुछ हो सकता है अर्थ। तो अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कहेगा कि किसी अन्य देश का राष्ट्रगीत लिखने वाले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बंगला का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव कहते हैं इनको ना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता था जिन्होंने देश के आजादी के लिए कई बार जेल का यात्रा किए। गरम दल वाला में थे लाल बाल पाल, अरविंद घोष। तो गरम दल में से बाल गंगाधर तिलक थे। थोड़ा सा भी कुछ होता था तुरंत आंदोलन में खुद पड़ते थे, पकड़ के तुरंत जेल में डाल देता था। तो कई बार जेल गए। कौन? 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हो गया इनको। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हो गया। तब जाकर 1908 से 1914 का बर्मा के मांडेल जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। ये न कहे थे सर परोसी की तमन्ना, ये कहे थे हाँ, क्या कहे थे? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सर भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल कहते। पहले के समय के जातियों से प्रभावित होकर, उनका क्रूरता से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु 2 भाई थे, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर। प्लेग अधिकारी रैंड और महस्ट का हत्या कर दिया। पहला यूरोपीय का हत्या यही है राजनीतिक हत्या में। 1893 ईस्वी भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट है। कैसे से देखिए। पहला पॉइंट, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर धार्मिक धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था अमेरिका का शिकागो में। वहां धर्म संबोधन करने कौन गए थे? सम्मेलन का संबोधन करने स्वामी विवेकानंद गए थे। कब? 1893 में। वहां पर हो रहे धर्म सम्मेलन पर पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का मौका मिला था। जैसे उन्होंने अपना वक्तव्य में संबोधन किया अमेरिका के भाइयों बहनों, साथ शुरू किया तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफान हिंदू कहा जाने लगा। किनको? अब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। अब नरेंद्र बचपन के नाम है, इनको राजा खेतड़ी स्वामी का उपाधि दे दिया। स्वामी का उपाधि कौन दिया? राजा खेतड़ी स्वामी का उपाधि दिया। धर्म सम्मेलन में गए, वहां हुआ कि भारत के आदमी है भाई, क्या बोलेगा, इसको क्या उतना पता होगा। दुनिया के बड़े बड़े देशों में सब दिग्गज लोग आए, सब अपना चाइना रसिया अमेरिका वाले सब उन लोग अपना फिलोसफी देने लगे। उन लोग सब अपने धर्म के बारे में कहने लगे, मेरा धर्म बहुत बड़ा है, मेरे धर्म मानने वाले की संख्या ज्यादा है। अपना धर्म का तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं लोग। बारी आया स्वामी विवेकानंद का, बोलो क्या बोलेगा? 2 मिनट के लिए समय है, बोलो तुम जो बोलना चाहते हैं। कम माने छोटा नेता जो होता है ना, कार्यकर्ता लोग,
कम समय में बोलने का मौका मिलता है। और शुरुआती में वह सबके मिलता है खरब का सरब का के न मिलता है। कहीं गाँव घर में कहीं सम्मेलन होता है, देखो पहले वार्ड सदस्य आएंगे, फिर सरपंच आएंगे, पंच करते करते लास्ट मुखिया, अंतिम में विधायक साहब आएंगे। मेन लास्ट में प्रवक्ता होता है, चीफ गेस्ट जो होता है। तो वही इनको पहले ही दिन बोलने का मौका मिला, कारण कि टुटपुंजिया सब समझ रहे थे। और इससे पहले भी और लोग बोले आके अपना धर्म की तारीफ करके चले गए। कहे कि अमेरिका के भाइयों बहनों, कोई रिस्पेक्ट नहीं किया था उन लोग के। रिस्पेक्ट किए, ताली बजने लगा, 2 मिनट खाली ताली बंद करवाने में समय लग गया। अमेरिका के भाइयों बहनों जब किए तो ताली का गड़गड़ाहट होने लगा, 2 मिनट समय ताली बंद करवाने के लिए हो गया। मान के चलिए अगर भाषण अच्छा चल रहा है, बगल से हमके कोई कह रहा है कि बस कीजिए, तो पब्लिक चिल्लाएगा ना कि बोलने दो हमें अलग करेगा। तो फिर पब्लिक जब ताली बजाने लगा तो फिर 2 मिनट का समय, कई मिनट बोले कोई अंदर, तो स्वामी विवेकानंद फिर बोलने लगे कि धर्म वो है जो मानव का कल्याण सोचे, मानव का सेवा करना ही धर्म है। सब कहीं क्या कहना चाह रहा है, कहा कि तुम्हारा धर्म क्या है? बोले कि हमारा सनातन हिंदू धर्म है। तो ला करके जो है कि दुनिया में एक पहचान बन गया कि ओ हिंदुस्तान भी कोई है जो ऐसा करने वाला देश है, मानव सेवा पर सोचता है, मानव को सेवा करने के लिए बल देता है। तो उसी समय स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। हिंदुस्तान को लोग जान गए, तो टर्निंग पॉइंट हुआ ना हिंदुस्तान के लिए। अब देखिए एक और क्या हो रहा है टर्निंग पॉइंट। 1893 में योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुआ। 1893 में उन्होंने लेखमाल मैंने वो लिखा है, लेख लिखे हैं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। एक लाइन में गएगा, न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित कौन किया? अरविंद घोष। एक्चुअल में इनके पिताजी के पास पैसा कौड़ी की कमी था नहीं, कोलकाता के थे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए ब्रिटेन में भेजे थे, लंदन में रखे थे अरविंद घोष को। अरविंद घोष वहां पढ़ते थे, यहाँ खत जाता था, खत देखते रहते थे। मैंने भारत में अंग्रेजों का जो अत्याचार था, भारतीयों पर जो दुर्दशा बना रहा था अंग्रेज, उस सब का चर्चा नहीं करते थे इनके पिताजी। लेकिन फिर भी बातों बात में वो समझ गया कि अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहा है भारत में, तो पढ़ा लिखा आदमी जब भारत में आएगा तो स्वागत होगा ना। अरविंद घोष आए और आंदोलन में भाग लिए, बिगुल बजाना प्रारंभ किए। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि दूसरा देश से पढ़े लिखे लोग शामिल होने लगे, तो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। आगे 1893 में एनी बेसेंट भारत आई, वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में तुम्ही लोगों में से एक हूँ। सोचिए, आयरलैंड से आ रही है, अब आने के बाद कह रही है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में तुम्ही लोग से एक हूँ। सोचिए कि दूसरा देश से महिला आकर के आंदोलन के लिए इतना उत्सुक है, तो हम लोग यही के महिला, हम लोग क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? टर्निंग पॉइंट यह हुआ, शामिल होने लगे। इतना ही नहीं, 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा लेकर दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका एक्चुअली महात्मा गांधी भारत में वकालत किए थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उस समय तक मदन मोहन मालवीय बड़े बड़े वकील थे ना, इनको उतना कोई केस नहीं। नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब बड़ा बड़ा वकील थे उस समय, इनको कोई उतना केस नहीं देता था, कारण छोटा वकील समझते थे सब। और ऐसा थोड़े कि पढ़े लिखे में पूरा महारत हासिल किए थे, नहीं। तो उतना तेज तरार नहीं था, उन सबों के सामने किसी का चलती नहीं चलता था। मदन मोहन मालवीय देश रत्न जो सम्मानित किए गए भारत रत्न से, मदन मोहन मालवीय 1100 चांदी की मुद्रा लेते थे, तब एगो अपॉइंटमेंट देते थे, एगो तारीख पर जाएंगे केस लड़ने। वो आदमी के रहते छोटा छोटा केस, बड़ा बड़ा केस मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। तो इनको केस वगैरह नहीं मिलता था। गुजरात के व्यापारी था, अफ्रीका में व्यापार करता था, वहां अफ्रीका में उसको व्यापार संबंधित कुछ विवाद हुआ, सोचा कि दूसरा वकील को ले जाएंगे, फी ज्यादा पड़ेगा। हमारे यहाँ भी एक लड़का वकालत किया है, चलो इसी को ले चलते हैं। गांधी जी को लेके गए, वकालत वहां करवे किए थे, यहाँ से पढ़वे किए थे, वकालत करने वहां ले गए। अब्दुल्ला एंड दक्षिण अफ्रीका के कंपनी कमांड था, वहां इसका डिग्री हो गया, जीत गए केस। जब केस जीत गए तो वहीं अफ्रीका में ही आने जाने के क्रम में, माने जैसे कहीं प्रिटोरिया वर्ग जाना है, डबरन जाना है, नेटाल प्रांत जाना है, इधर उधर जाने आने के क्रम में नेटाल प्रांत में ट्रेन जाती थी प्रिटोरिया वर्ग से डबरन तक, मेरिट्स वर्ग स्टेशन कहिए, वहां नेटाल प्रांत में महात्मा गांधी के पास टिकट था फर्स्ट क्लास का, लेकिन उनको कहा कि ये सब काला काला आदमी के लिए नहीं है, गोरा गोरा आदमी के लिए फर्स्ट क्लास है, जाओ जनरल बोगी में है, मेरे पास टिकट है, हम जाएंगे फर्स्ट क्लास में। कहे नहीं नहीं नहीं, सब नहीं होगा, ज्यादा के ढका दें, कहे भाई टिकट है मेरे पास, हम नहीं जाएंगे। अड़ गए गांधी जी, तो उनका सामान उमान फेंक के साथ इनको भी धक्का देके नीचे गिर गए। रात में तो पूरा रात भर एकदम कुकड़िया ठंडा लगा, रात भर जब ठंडी के मौसम, रात भर एकदम ठंडा लगा। अब मान के चलिए अभी के डेट में अगर मान के चलिए कोई उतार दे तो टीटी के तने में गाली गलौज करेगा मन में, अगर सामने टीटी या जीआरपीएफ वगैरह रहेगा तो गाली नहीं देगा, लेकिन मन में तो खूब गाली देगा।
तरह तरह के नया गाली कभी आविष्कार कर देगा गुस्सा में। गांधी जी रात भर जब ठिठुरे तो वो गाली नहीं सोच रहे थे, कारण कि वो कहने का मतलब है कि हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो कहे कि नहीं मारा है कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग जो यहाँ किया हमारे साथ जो व्यवहार किया है इसका उन लोग को भुगतना होगा, कि गोरे और काले में फर्क किस बात का, ही बात को समाप्त करना होगा। और वहीं एगो फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए, कहाँ दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम। वैसे वैसे जो भी काले लोग थे सारे लोग को शामिल किए। रात में जब धक्का देके स्टेशन पर उतार दिया तो रात भर में एकदम ठंडी नहीं है, सब बात सोच रहे थे, है ना। और सोचते हुए कहे कि हम काले हुए तो क्या हुआ। और अब जैसे कि हम भी तो आंदोलन करेंगे, और हुआ क्या कि आंदोलन चलाने का वह ठान लिया। 1906-7 में पहली बार अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन शुरू किया, और रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन जब शुरू हुआ तो आंदोलन में जीतियो गए। तो 1893 में गांधी जी गए अफ्रीका, तो टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ ना, तो एकदम पूरा देश का वाहवाही अफ्रीका में भी हो गया। तो इसी तरह से टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। रखा जाए इतना ही।